Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss about MHI01 टॉपिक यूरोप में सामंतवाद फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर कई सारे चरण हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और इस लेक्चर में हम सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप में सामंतवाद का उद्भव हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। तो पहली बात हम समझेंगे कि सामंतवाद क्या है, सामंत क्या होते थे, सामंतवाद की प्रक्रिया क्या है। तो सामंत एक तरीके से आप मानो कि राजा के अंडर एक ना पद था, जो कि जैसे आपको पता है कि राजा है, उसका एक पूरा जहाँ पे वो शासन करता है उसका पूरा एक एरियाज़ होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है तो अकेला राजा ही उस पे कर लेगा, ठीक है। तो उधर कहीं कहीं जैसे जो एक मेन जो उसका एरिया था उसको वो सेंट्रलाइज्ड, उस पे ऊपर तो डायरेक्ट कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था, कौन उसके ऊपर प्रशासन करता था, वो करता था राजा, अपने कंट्रोल में रखता था, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपनी कैपिटल बसा लेता था, वहाँ पर उसकी राजधानी को वो स्थापित कर लेता था। और बाकी जो एरियाज होते थे, जो दूर दराज एरिया होते थे, जहाँ पर राजा को अपने उस एरिया पे कंट्रोल रखना होता था, तो उसके लिए एक पद का सृजन हुआ समय के साथ, तो उसे सामंत कहा जाने लगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे अब मान लो कि दिल्ली पे तो ये राजा का शासन था, दिल्ली के आसपास वाले एरिया थे जहाँ पे राजा डायरेक्ट रूप से शासन नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पर अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ये है, ऐसे मत समझिए कि यही सामंतवाद है। तो एक जो सेंट्रलाइज है दिल्ली हो गया, वो सेंट्रलाइज हो गया, तो उसके ऊपर तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट शासन कर रहा है, तो वो उसकी राजधानी है। जो आसपास के एरिया है, दूर दराज एरियाज है, वहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है, सामंत को नियुक्त कर दिया है। तो इसको कहते थे सामंत, ठीक है। मतलब कि राजा के अंडर ही होता था वो एरियाज, लेकिन उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था, राजा के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था सामंतों के द्वारा। तो सामंतवाद एक मध्ययुगीन प्रशासकीय प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था थी। एक मध्यकाल के टाइम की ये एक विचारधारा थी, जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों या अधिकारों का प्रयोग करते थे जो राजा या किसी केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होते थे। यूरोप में सामंतवाद को क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते थे। यूरोप में भी राजा क्या होता था, भूमिगत स्वामी होता था, जिसके अधीन सामंत होता था। और सामंत के अधीन क्या होता था, किसान दास। मतलब एक स्ट्रक्चर होती थी, जैसे ये देखिए, सबसे निचले स्तर पे होते थे किसान, किसान और दास। उसके उपले ऊपर वाले स्तर पे होते थे सामंत, और उसके ऊपर वाले स्तर पे होते थे राजा। इसके अंदर भी कई सारे आप कैटेगराइज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये मेन एक तरीके से स्ट्रक्चर समझे तो ट्रायंगल के फॉर्म में यही होगा कि सबसे ऊपर होगा राजा, बीच में होगा सामंत और सबसे नीचे होंगे किसान। ये स्ट्रक्चर त्रिभुज आपको अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में बना के आने हैं, ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, यूरोप में समाज को दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था जहाँ पर जिसके पास बहुत सारे राइट्स थे, जिसके पास पावर थी, जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास अधिकार थे, वो था राजा। और जो दूसरे थे जिनके पास अधिकार नहीं थे, कर्तव्य हुआ करते थे, ड्यूटीज़ होती थी, उनके पास राइट्स नहीं थे, ड्यूटीज़ थी, ठीक है। और उनके पास अधिकार कुछ नहीं थे। तो जैसे सामंत तथा अधिकारों से वंचित होता था किसान दास। सामंतों के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत अधिकार थे, लेकिन जो किसान थे, जो सबसे निचले स्तर पे होते थे, उनके पास अधिकार नहीं होते थे, उनके पास कर्तव्य होते थे, ठीक है। तो देखो, ये एक स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाया, इसके ऊपर देखो, जो किसान है वो सामंत, किसान के ऊपर सामंत और सामंत के ऊपर राजा। तो सामंत क्या करते थे, जो मतलब टैक्सेस थे, जो गिफ्ट्स थे, है ना, जो सैन्य सहायता थी, वो राजा को करते थे। जैसे मान लो कि अब राजा का आक्रमण करना है किसी पड़ोसी देश पर, मतलब पड़ोसी जो भी राज्य पर अगर आक्रमण करना है, तो उसके लिए सेना भी कौन प्रोवाइड करवाता था, सामंत करवाता था, ठीक है। और सामंत, किसान सामंत को क्या देते थे, सामंत क्या करते थे, किसानों से बिगाड़ करवाते थे, ठीक है। तो जो सामंत था एक प्रभुत्व संपन्न था, वो शांति व्यवस्था, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, वो शांति व्यवस्था को संचालित करता था। और जो सबसे निचले स्तर पे जो किसान थे, उनकी हालत क्या थी, थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, दयनीय थी, दरिद्र थे, गरीब थे, शोषित थे। शोषण कौन करता था, सामंत शोषण करता था किसानों का। क्योंकि देखो, अब टैक्सेस है, टैक्सेस की रेट्स बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है टैक्सेस की रेट बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, लेकिन उनसे टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे कि वो ट्राई कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, लेकिन उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस टाइम क्या थी, डेवलप नहीं थी। तो इसलिए क्या है कि कम ही उनका उत्पादन होता था, और ज़्यादा उन्हें क्या करना पड़ता था कि कर के रूप में अपनी फसल सामंतों को देनी पड़ती थी। करों का मतलब भेजना पड़ता था, प्रेषण करना पड़ता था सामंतों को। तो ये थे दरिद्र थे, ये शोषित थे, ठीक है, ये असहाय थे, ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, दयनीय थे। इनकी सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी, जो सिचुएशन थी, वो काफ़ी ही ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है। सामंतवाद, अब ये इसका आपको किसान से ऊपर एरो गया है, सामंत मतलब ये किसान सामंतों को क्या देते थे, ये सामंतों को बेकार, मतलब सामंत बेकार करवाते थे किसानों को,
किसानों से, और किसान टैक्सेस वगैरह देते थे, और जो सामंत जो कलेक्ट करता था उसका कुछ हिस्सा खुद के पास रखता था, और बाकी जो कर, उपहार, भेंट व सैन्य थे वो राजा को दे दिया करते थे। सामंतवाद के जो कुछ तत्व थे: जागीर, संप्रभुता, संरक्षण। जागीर क्या है? सामंत के पास एक सेना होती थी, ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था आप पढ़ोगे, मध्यकाल की एक अवधारणा है आने वाले चैप्टर्स में। संप्रभुता, प्रांत का मालिक। संप्रभु क्या होता है? देखो, संप्रभु का अगर आप डेफिनेशन समझो या फिर उसका कॉन्सेप्ट समझो तो आप समझोगे कि संप्रभु होता है सॉवरेन, मतलब उस एरिया पे, मतलब अगर भारत एक संप्रभु राज्य है, अगर एग्जाम्पल समझाऊँ तो भारत के ऊपर क्या है कि किसी विदेशी शक्ति का दबाव नहीं है, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने डिसीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाहरी जो भी हमारे निर्णय हैं, वो मामले हैं, हम खुद उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, हमें किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनिटी और सॉवरेन और संप्रभुता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सामंतवाद के दो चरण वैसे मेनली पढ़ते हैं, तो जो कहता मार्क ब्लू के इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रथम चरण की शुरुआत है रोमन साम्राज्य के पतन और उसके खंडरों पर बर्बर उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना के साथ हुई। मतलब जो रोमन साम्राज्य था उस जब वो विघटित होने लगा तब सामंतवाद का उद्भव होने लगा। इनका शासन 11वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रहा। मार्क ब्लॉक के अनुसार यूरोप में सामंतवाद को दो चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है जो 9वीं से 11वीं ईस्वी में है, दूसरा जो चरण है 11वीं से लेकर 14वीं ईस्वी तक है। प्रथम चरण किसान या तो परतंत्र थे या अधिपति पर अधिक आश्रित थे, मतलब ना तो, मतलब ये अधिपति मतलब राज सामंतों के ऊपर, ठीक है, या फिर राजा के ऊपर क्या थे कि आश्रित थे। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में थे, अधिशेष था बहुत कम था, मतलब अधिशेष क्या कह रहे हैं कि सरप्लस, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था। क्यों नहीं था प्रोडक्शन ज़्यादा? क्योंकि आप खुद समझिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो जो प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी सीमित होता था, और उसमें से वो उनको भी अपने जीवन यापन के लिए करना था, और उसके अलावा उनको ये जो करों के रूप में खदान की फसलों का क्या करना था, जो खदान जो भी क्रॉप्स थे या फिर जो भी कह दीजिए, उनको अब ऊपर वाले जो पद है, मतलब सामंतों को देना था, सामंत को फिर आगे राजा को देना था। तो बाजार के लिए उत्पादन बहुत कम होता था, मतलब मार्केट के लिए प्रोडक्शन बहुत ही कम था। लगान का भुगतान मजदूरी या वस्तु के रूप में किया जाता था। अब बताओ, ऑब्वियसली अब करना है ना, लगान को तो चुकाना पड़ेगा। लगान की एक दरें निश्चित हुआ करती थी, वो करते थे कि या तो मजदूरी करके या कुछ जो भी गुड्स आपने जो भी प्रोड्यूस किया उसके रूप में कर देते थे। मुद्रा का प्रचलन बहुत ही कम था, मतलब कि करेंसी उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। क्षेत्रीय अभिजात तंत्र में छोटे तत्वों के बीच महतहतों का एक गठबंधन तैयार हुआ, जिसके हाथ में सामाजिक दबाव डालने के साधन और न्याय प्रदान करने का अधिकार था। देखिए, ये जो नोट्स है ना, ये आपको जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ मेंबरशिप प्रोग्राम के नोट्स हैं। आपको बता दूँ, मेंबरशिप प्रोग्राम है जो हमारा लिम्बा क्लासेस का, वो क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के जो चार चार सब्जेक्ट हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए ये हमने वीडियो बनाया है कि यूरोप में सामंतवाद के चरण कैसे विकसित हुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप चाहो तो मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप एक लिम्बा क्लासेस सर्च कर सकते हो, या इग्नू एमएएच लिख के सर्च करोगे तो आपको हमारा दूसरा ग्रुप भी मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। आप कहीं भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप कमेंट करके भी आप कर सकते हो। अब हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्रचलन बहुत कम था। क्षेत्रीय अभिजात तंत्र में हो गया हमारा। अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट क्या था? ट्रेड के जरिए आने वाली विलासिता वस्तुओं की मांग कम हुई, मतलब जो कि लग्जरी गुड्स थी उसकी डिमांड क्या थी? कम थी, क्योंकि जो हाई वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, है ना, एलिट ग्रुप थे, वो क्या करते थे, अब आय के रूप में नकदी धन नहीं बल्कि उपज मिलती थी, क्योंकि यार करेंसी ही नहीं थी। करेंसी तब होती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो जब मुद्रा की मांग जो बढ़ने लगती है तब करेंसी का उद्भव होता है। इस टाइम तो वैसा कुछ भी ना, यहाँ इस टाइम आप देखोगे तो सब कुछ नेगेटिव सा ही लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय जीवन स्थानीय एवं ग्रामीण हो गया। ठीक है, सिंपल सा चर था, मतलब कि कम था, मतलब डेवलपमेंट कम था, प्रोडक्शन सीमित था, और क्या था, जो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लगान के रूप में क्या करते थे, जो गुड्स का प्रोडक्शन करते थे वो करते थे, या मजदूरी करके लगान चुकाते थे। ठीक है, लग्जरी गुड्स की डिमांड कम थी और मुद्रा का प्रचलन नहीं था उतना, तो जो इकोनॉमी है, जो लाइफस्टाइल था, वो क्या था कि एक लोकल लेवल पे एक रूरल टाइप का हो गया। ठीक है, फिर सेकंड फेज में देखते हैं, तो ब्लॉक कहता है कि इस युग में समाज का विकास क्रम और अर्थव्यवस्था का विकास क्रम बिल्कुल विपरीत दिशा में बढ़ने लगा। कृषि दास मुक्त हो रहे थे।
व्यापार एवं वाणिज्य में प्रतिबंध हटाया जा रहा था। समाज बहुत धीरे धीरे विकसित हो रहा था और वह संरचना को अलग अलग वर्गों में बांध कर सीमित कर रहा था, जबकि अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही थी। मतलब क्या है इस बात का, कि अब जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो तो स्लो हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही थी। अब जो दास थे, अब क्या है कि अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो दास है, अब अगर लगान वगून चुकाएंगे तो ऑब्वियसली वो मुक्त हो जाएंगे ना। तो जो दास व्यवस्था थी वो थोड़ी कम हो रही थी। कृषि दास थे वो मुक्त हो रहे थे। जो ट्रेड थे इकोनॉमी पे, ठीक है, जो कॉमर्स पे, कमर्शियल जो भी ट्रेड्स थे, कमर्शियल ट्रेड मतलब जो व्यापार वाणिज्य था, कॉमर्स एंड ट्रेड था, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए जा रहे थे। और सोसाइटी भी डेवलप हो रही थी, लेकिन सोसाइटी थोड़ी कम गति से डेवलप हो रही थी, लेकिन इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रही थी। द्वितीय चरण में देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगी कि जो डिमांड ऑफ लैंड है वो बढ़ेगी, और डिमांड ऑफ लैंड बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या होगा कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ रहा है तो करेंसी की डिमांड होने लगी, करेंसी का उद्भव होने लगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार होने लगा। तो जैक्स लेगॉफ एक हिस्टोरियन था, उन्होंने कहा था कि सामंती के प्रथम चरण से दूसरे युग में प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई और वह काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। साथ ही पूरे पश्चिमी यूरोप में एक समान और एक साथ पूरी हुई थी। सामंतवाद के प्रथम चरण में खेती में प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। जो फर्स्ट जो फेज़ था, जो यूरोप में फेडरलिज्म है उसमें जो फर्स्ट फेज़ था, उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हुआ था। जो हमारे पास टूल्स भी अच्छे से नहीं थे, अपर्याप्त टूल्स थे, और जो टूल्स थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थे। लेकिन इसके कारण, इसी वजह से क्या है कि जब टूल्स नहीं है आपके पास, जब अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी ही कम है तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन भी कम होगा तो लेबर इंटेंसिव होगी, मतलब लेबर कितनी मर्जी ज़्यादा लगी हो, लेकिन कितनी मर्जी आप उत्पादन कर रहे हो, जब बहुत ज़्यादा लेबर के बाद भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी थी। लेकिन और कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली जो केमिकल थे, जो कृत्रिम रसायन थे, खाद्य, उनका प्रचलन नहीं था या सीमित मात्रा में उनका प्रचलन था। प्राकृतिक उर्वरक, मतलब जो आर्टिफिशियल केमिकल्स थे वो तो थे ही नहीं, मतलब प्रचलन में। लेकिन जो प्राकृतिक उर्वरक है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर था, वो भी लिमिटेड मात्रा में थे। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसे परती छोड़ना पड़ता था, ठीक है। और कृषि कार्य समुदाय में होती थी, जो एग्रीकल्चर कोई भी जैसी एक्टिविटी है वो क्या करते थे, कम्युनिटी में होती थी। पशुधन का अभाव था, और पशुधन भी उतना ज़्यादा उस टाइम प्रचलन में नहीं था। हल का प्रयोग होता था, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में होता था। खेती में घोड़ों का प्रयोग प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह काफ़ी महंगा था, जिसे गरीब किसान खरीद नहीं पाते थे। घोड़े की जगह खेतों में बैल का ही प्रयोग हुआ। मतलब घोड़े तो देखो तब होंगे ना जब आपके पास पैसा हो, घोड़े महंगे होते थे। लेकिन जो प्रथम चरण में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि श्रमिक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, क्योंकि उस वक्त औजार नहीं थे। उस वक्त जो किसान वर्ग है काफ़ी दयनीय स्थिति में थे। उनके पास ना पैसा था, ना ही उतनी ज़मीनें थी, और ना ही उनके वो जो हॉर्सेस हैं या घोड़े हैं उसे अफोर्ड कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए जो घोड़े की जगह वो बैलों का प्रयोग करते थे। वस्तुतः सामंतवाद का प्रथम चरण अर्थव्यवस्था के पीछे हटने या हरास होने का लक्षण था। मतलब फर्स्ट फेज में जो इकोनॉमी है वो क्या हो रहा है कि उसका डाउनफॉल हो रहा है। अब देखिए लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव में उतना ज़्यादा आप समझो कि उतनी ज़्यादा विकास नहीं होगा, ठीक है। सारी आबादी क्या थी, खेती पर निर्भर हो गई। अब पहले चरण में आप देख रहे हो कि खेती पे पूरी इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। और खुद इसका उपयोग करना युग की उत्पादन करना और उसका उत्पादन करना और खुद उसका उपयोग करना इस युग की विशेषता बन गई। मतलब जो प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करना और खुद इसका उपयोग करना इस युग की विशेषता बन गई। जो प्रोडक्शन करते थे किसके लिए करते थे, मार्केट के लिए प्रोडक्शन ना करके वो खुद के लिए ही उत्पादन करते थे। खराब खाना और चिकित्सा ज्ञान की कमी के कारण लोग बहुत दिनों तक जीवित भी नहीं रहते थे। इस टाइम आप देखोगे कि जो जो लोग अपने कहते हैं ना कि औसतन कितने वर्ष इंसान जीता है, तो इस समय जो वो औसतन आयु थी काफ़ी कम थी, क्योंकि उस टाइम हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी। उत्पादन करते थे खुद के लिए, ठीक है। और खाने भी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। अब खाना खा के बीमार हो गए आप, अच्छा खाना नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो गई एक तरीके से समझिए। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास इतना नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, मरते मरते मर जाता था किसान, ठीक है। तो प्रथम चरण क्या है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो काफ़ी कम थी, जिसके कारण क्या है कि आईएमआर जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, जो बाल मृत्यु दर थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। और इससे क्या होता था कि अच्छा खाना नहीं मिलता, पोषण युक्त खाना, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता था, उसकी वजह से कुपोषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और अकाल मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। देखो सिंपल सा एक फैक्ट है, जब अच्छा खाना मिलेगा, पोषण युक्त खाना मिलेगा, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या फिर कोई भी आप एज वाले ग्रुप ले लीजिए, अच्छा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो फिर वो ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन जब चिकित्सा ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जब हेल्थ फैसिलिटी आपके पास नहीं थी, जब आप खुद ही अच्छा खाना नहीं खा रहे, पोषण युक्त भोजन नहीं कर रहे, तो पोषण नहीं मिलेगा तो आप खुद बताइए कि इंसान कैसे, उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो कैसे वो अच्छा स्वस्थ रहेगा, उसको कुछ ना कुछ बीमारी होती रहेगी। तो इसीलिए आईएमआर जो बच्चे जन्म लेते थे उनको जो पोषण मिलना चाहिए था, पोषण युक्त जो खाना मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता था, इसलिए अकाल मृत्यु बच्चों की समय पूर्व आईएमआर 1 साल से पहले ही वो काफ़ी लोग मर जाते थे कुपोषण के कारण, और इससे अकाल मृत्यु की जो दर थी वो बढ़ने लगी थी। दूसरे चरण में कृषि उत्पादकता, उपज, जनसंख्या में वृद्धि हुई। सामुदायिक उत्पादन के स्थान पर किसान निजी तौर पे खेती करने लगे। पहले क्या करते थे कि अब 50 किसान हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया फर्स्ट फेज़ में, कहते हैं कि अब देखो हम सबकी स्थिति ही खराब है और हम क्या करें कि हमें जीवन यापन करना है, तो अब ऐसे करते हैं कि हम सामुदायिक खेती करते हैं, हम सब मिलकर एक एरिया पे प्रोडक्शन करते हैं, उसमें से जो मिलेगा उसे बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, जो थी ये कॉन्सेप्ट है सामुदायिक खेती का, कम्युनिटी प्रोडक्शन का। ठीक है, लेकिन जो सेकंड फेज़ है, जब टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, देखो कुछ किसान ऐसे होंगे ना जो बहुत पैसे वाले थे या थोड़े बहुत पैसे थे, वो अफोर्ड कर सकते थे टेक्नोलॉजिकल जो भी टूल्स थे, तो वो क्या करेंगे, वो और एक किसान है बिल्कुल गरीब है, वो नहीं कर सकता, वो क्यों आके अब मिलजुल के काम करेंगे, वो कहेंगे कि अब अपना अपना देखो, सब अब जो सामुदायिक आधार पे थे, जब मिलजुल के काम करते थे वो रहने दीजिए, अब अपना अपना मतलब निजी तौर पे हम खेती करेंगे। तो इसके लिए अब देखो निजी तौर पे खेती करने लगे, टूल्स का डेवलपमेंट होने लगा, तो क्या हुआ कि अब एक्सेस में प्रोडक्शन होने लगा। जब एक्सेस में प्रोडक्शन होने लगा तो क्या करते, खुद के लिए तो उत्पादन करते ही थे, अधिशेष उत्पादन करते थे, सरप्लस प्रोडक्शन करते थे। किसके लिए उत्पादन करते थे? मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे, बाजार के लिए उत्पादन करते थे। अब कहते हैं कि गैर कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। पहले तो सिर्फ खाने के ही लाले पड़े हुए थे, खाने के ही जो कह दीजिए कि वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती थी, उसका उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन जब तकनीक में विकास आया, जब तकनीकी विकास आया, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा कि लोग ज़्यादा कृषि के वाले तो बनाएंगे, कृषि का प्रोडक्शन मतलब कृषि वस्तु जो गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स तो थे, उसका तो प्रोडक्शन हो रहा था। जो नॉन एग्रीकल्चर है, जो गैर कृषि वस्तुएं हैं, उसका भी उत्पादन होने लगा, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स कह सकते हो आप, उस टाइप की भी कृषि का उत्पादन होने लगा। अर्थव्यवस्था का अब क्या हुआ, विकास हुआ। अब क्या है कि कृषक वर्ग में स्तरीकरण की प्रवृत्ति बड़ी, बड़ी मतलब विकास होने लगा। अब देखो एक किसान है जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, काफ़ी रिच हो गया है, वो कृषि उत्पादन भी, कृषि वस्तुओं का उत्पादन भी कर रहा है और गैर कृषि वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहा है। और दूसरी तरफ जो किसान है उसके पास इतने टूल्स नहीं है, लेकिन अब वो अपने कृषि वाला जो है, कृषि वस्तु का उत्पादन करके अपना जीवन यापन कर पा रहा है। एक किसान है जो कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, एक किसान है जो 5,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो किसानों का स्तरीकरण होने लगा, मतलब कुछ छोटे किसान होने लगे, कोई कुछ मध्यम वर्ग के किसान होने लगे, कुछ उच्च वर्ग के किसान होने लगे, कुछ अमीर किसान होने लगे। अब क्या है कि पशुधन में वृद्धि होने से दूध का उत्पादन बढ़ा। पहले जो पशुधन है, पशुओं का क्या करते थे, पशुधन जो व्यवस्था प्रचलन में उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब पैसा आने लगा तो लोग पशु भी पालने लगे, पशुधन का विकास होने लगा, तो क्या कि अब पशुधन से भी अब क्या करने लगे, आजीविका का यापन करने लगे। उस एक और सोर्स हो गया इनकम का, मतलब दूध का उत्पादन होने लगा, दूध का उत्पादन बढ़ा। इससे भी क्या हो गया कि व्यवसाय में क्या होने लगा, लाभ होने लगा। अब नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसका पहले चरण में आप देखोगे कि उसका सीमित मात्रा में उपयोग होता था, अब उसका उत्पादन भी बढ़ा। जब पशुधन रखोगे तो जो पशुओं से जो गोबर मिलता था उसको उर्वरक के रूप में क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। तो मतलब प्राकृतिक उर्वरक में भी वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण थे। पहला था कबीलाई आक्रमण की कमी। पहले तो क्या था कि जो कबीलाई आक्रमण होते रहते थे थोड़े थोड़े टाइम बाद, मतलब अटैक होते रहते थे, लोग मरते रहते थे। जैसे जैसे अटैक कम होने लगा और अटैक से लोग कम मरने लगे और उनकी फैमिलीज बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन में क्या हुआ कि एकदम से वृद्धि होने लगी। शांति व्यवस्था की स्थापना हुई। जो सामंतवादी परंपरा जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया सामंतवादी में क्या थे कि वो लोअर
ऑर्डर मेंटेन करते थे। तो शांति व्यवस्था जब बनी रहेगी और कबीले आक्रमण में कमी होगी और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होने लगा, कृषि उत्पादन के तरीके में भी सुधार होने लगे, जिससे जनसंख्या का पेट भरना आसान हो गया। पहले तो क्या था कि जो प्रोडक्शन ही नहीं होता था तो लोग अकाल मृत्यु ही बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत लोग खाने की वजह से, खाना पर्याप्त मात्रा में जो भोजन नहीं मिल पाता था, इस वजह से ही मर जाते थे। लेकिन अब क्या है कि जो तकनीकी विकास हुआ, तकनीक में विकास के कारण क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या पहुंचने लगा, खाना भोजन पहुंचने लगा, खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा। जब खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा, खाना पहुंचने लगा, वो भी न्यूट्रिशन वाला फूड, तो क्या होगा, कुपोषण में कमी होगी। जब कुपोषण में कमी होगी तो ऑब्वियसली अकाल मृत्यु में कमी होगी। जो IMR थी, जो बच्चे बाल मृत्यु दर थी, उसमें कमी होने लगी। ठीक है, अकाल मृत्यु में कमी होने लगी। तो बड़ी जनसंख्या के खाद्य खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु जंगल को काटकर खेत बनाए गए। जहाँ पर जंगल थे उसको काट, अब देखो जब डिमांड ज़्यादा होने लगी तो ऑब्वियसली अब एक लिमिटेड एरिया में ही तो पहले प्रोडक्शन कर पाते थे, लेकिन अब क्या है कि उस लिमिटेड एरिया के बाहर भी, उस लिमिटेड एरिया के बाहर अब जंगल है, उसको भी काट के हमने क्या किया कि फार्म्स बना दिए ताकि हम क्या करें, और प्रोडक्शन हम कर सकें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अब उस टाइम विकसित हो गई थी। स्पेन और फ्रांस में मरुस्थलीय ज़मीन को सींचा गया, मतलब जहाँ पर डेजर्ट थे, ठीक है, स्पेन में, फ्रांस में, जहाँ पर बंजर ज़मीन थी, उसको भी इरिगेशन प्रोवाइड करवाया गया और उस जो बंजर ज़मीन को भी क्या किया गया कि खेती योग्य बनाया गया। और फ्लैंडर्स में समुद्र से प्राप्त जमीन बड़े श्रम पूर्वक तरीकों से खेतों में तब्दील किया गया। अकाल पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ, परंतु काफ़ी कमी आ गई। तो ये देखिए, दो जो हमने फेस पढ़े, जिसमें हमने डिफरेंस समझा कि पहले चरण में जो कि जिसमें लेबर इंटेंसिव था, जिसमें टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, जिसमें प्रोडक्शन कम था, जिसमें प्रोडक्शन सिर्फ खुद के लिए करते थे, और वहाँ पर क्या है कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो जबकि सेकंड जो फेज़ पढ़ते हैं उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी के विकास से प्रोडक्शन का विकास हुआ। जब प्रोडक्शन का विकास हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने लगे। जब मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने लगे तो क्या हुआ कि अब खाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगा, जिसके कारण क्या है कि जो न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं इस फेज़ में, सेकंड फेज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंच रहा है, तो वो कुपोषण कम हो रहा है, अकाल मृत्यु कम हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये जो दो चरण हैं ये हमने पढ़े सामंतवाद की, ठीक है, और सामंतवाद, यूरोप में सामंतवाद की। तो ये वीडियो में हमने यूरोप के सामंतवाद को पूरी तरीके से कवर किया है। और आपको ये जो डायग्राम है ये बना के आने हैं। एक तो ये आप जो ट्रायंगल है वो बना के आना, और जो सेकंड है ये आपको सामंत राजा, सामंत और किसान, और सामंत राजा को क्या प्रोवाइड करता था, ये सब आपको अच्छे से लिखना है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपको वीडियो कैसे लगी, आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।